नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। रायगढ़ में आदिवासियों की लंबी 23 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। यहां समाज के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को लिखित ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि ज्ञापन में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने स्थानीय मुद्दों और समस्याओं सहित केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित वन संरक्षण अधिनियम के विरोध में आदिवासियों के लंबित 23 सूत्रीय मांगों का उल्लेख किया है। सर्व आदिवासी समाज का ये बड़ा प्रदर्शन है, जिसको लेकर अब पुलिस प्रशासन सतर्क हो चुकी है। वन विभाग भी रहे, आबकारी विभाग भी रहे, सब विभाग के साथ एक कार्यशाला जैसे बस्तरों में हो रहा है। कितने लोग होंगे? लगभग अभी तो 30 आदमी हो जाएंगे। हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो। विभाग भी रहे, वन विभाग भी रहे, आबकारी विभाग भी रहे, सब विभाग के साथ एक कार्यशाला जैसे बस्तरों में हो रहा है। कितने लोग होंगे लगभग अभी तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ है छत्तीसगढ़ के। ये क्या पूरी खबर है, किस तरीके से सीएम के नाम कलेक्टर ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कुछ जानकारी इस प्रदर्शन से जुड़ी हुई आपके पास है? देखिए, दरअसल भाजपा जो है वो लगातार शराबबंदी को लेकर प्रदर्शन कर रही है, पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन कर रही है और हर जिले में इस तरह के प्रदर्शन या फिर भाजपा महिला मोर्चा या फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा, तो तमाम जो संगठन है वो लगातार प्रदेश में शराबबंदी की मांग उठा रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आरोप है इनका कि भूपेश सरकार ने सत्ता में आने से पहले ये घोषणा की थी इन्होंने कि शराबबंदी की जाएगी प्रदेश में। हालांकि इसे लेकर काफी पेच फंसा हुआ है, काफी अच्छे समय से इस बात की मांग भाजपा द्वारा की जा रही है। सरकार भी अपना पक्ष रख रही है, सरकार भी यह कह रही है कि एकदम से फैसला नहीं लिया जाता शराबबंदी को लेकर, तो जाहिर तौर पे इसमें कई पेच अभी फंसे हुए हैं और फिलहाल अभी संभावना भी व्यक्त नहीं की जा सकती कि फिलहाल अभी शराबबंदी जैसा कोई कठोर कदम फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार उठा सकती है। लेकिन भाजपा इस पूरे मसले को लेकर आगामी जो 6 महीने बाद जो छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सत्ता की दहलीज पर कदम रखने के लिए तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे अन्य पार्टियां, वो लगातार कसरत तेज कर चुकी है। इसी कड़ी में लगातार सरकार के इन्हीं बातों को लेकर वो लगातार जनता के बीच जा रही है, लगातार प्रदर्शन कर रही है और कई मामलों में हमने देखा है कि भाजपा द्वारा कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर तौर पे ये पूरी कसरत जो है वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर है। जी ओम प्रकाश जी, सर्व आदिवासी समाज का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। 23 सूत्रीय ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। 23 सूत्रीय मांग कौन कौन सी है? हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी। ओम प्रकाश जी, देखिए, सर्व आदिवासी समाज का ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है जिसको लेकर वो कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव करने वाले हैं। 23 सूत्रीय मांगों को लेकर उनका ये प्रदर्शन चल रहा है, वो मांगे कौन कौन सी है? देखिए, आदिवासी समाज जो है काफी अच्छे समय से ये अपनी मांगे कर रही है। जो 23 सूत्री मांगे हैं इसमें आदिवासियों के हितों की बात कही गई है, आदिवासियों के पक्ष की बात कही गई है। ये तो जो तमाम जो मांगे हैं, जिस तरह से पेशा अधिनियम की बात हो, तो जो अनुसूचित क्षेत्र जो है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जो है, जो संविधान द्वारा उन्हें प्रदत्त किया गया है, वहां पर आरक्षण की बात हो, तो तमाम जो चीजें हैं इसे लेकर जो आदिवासी हित में जो फैसले लिए जाने हैं, उन तमाम हितों को लेकर आदिवासी समाज जो है वो प्रदर्शन कर रही है और कलेक्ट्रेट में उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है कि उनकी मांगों को मान लिया जाए। जी, कलेक्टर का इन सब पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आई है ओम प्रकाश जी? देखिए, फिलहाल कलेक्टर जो है वो ज्ञापन जो है जो
प्रदर्शनकारी होते हैं उनसे ज्ञापन देकर वो संबंधित विभागों में उसे ट्रांसफर कर देते हैं। जो आला अधिकारी है, आला नेता है, वहां तक अपनी बात रख देते हैं। तो ये एक तरह का संविधान में, लोकतंत्र में एक विरोध का तरीका होता है कि यदि हमें किसी चीज का विरोध करना है तो जाहिर तौर पे वो कलेक्टर के माध्यम से हम अपनी बात जो है सत्ता पक्ष तक या फिर आगामी आने जो आला अधिकारी है उन तक पहुंचाई जा सके। तो ये एक तरह का प्रदर्शन जो है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो होता है, उसका एक नियम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी तमाम जानकारियों के लिए। और कांकेर के नारायणपुर परिवहन संघ ने आज नगर बंद का आह्वान किया है, जहां जिला व्यापारी संघ ने समर्थन दिया है। आपको बता दें कि आमदाई लोह ऐसक खदान में लोह परिवहन और विभिन्न मांगों को लेकर बंद का आह्वान किया गया है। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर चौक चौराहों पर पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे नक्सलियों के खिलाफ लोन वरटून अभियान के तहत नक्सली वापस लौटकर मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। इस अभियान के तहत भारी संख्या में नक्सली मुख्यधारा से अब तक जुड़ चुके हैं, जिनमें से कई नामी भी शामिल है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ एक नक्सल प्रदेश है। राज्य के ज्यादातर जिलों में नक्सलियों का आतंक है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन उन नक्सलियों को मुख्यधारा से दोबारा जोड़ने के लिए सरकार की तरफ से लोन वर्राटू अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत साल 2020 के जून में की गई थी। इस अभियान के तहत दंतेवाड़ा में सक्रिय नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराकर मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। गाँव में आत्मसमर्पण के सम्मान में चस्पा किया जाता है, ताकि वो सम्मान और शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। सरकार के घर वापस आइए अभियान से प्रभावित होकर लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अभियान की शुरुआत से अब तक करीब 590 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिनमें से 151 नक्सली पर इनाम घोषित था। और ये जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत तत्कालीन एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के द्वारा की गई थी। और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि जनता को, जो कि दिग्भ्रमित हो चुकी है, चाहे डर के कारण, चाहे वसूली के कारण, चाहे हिंसा के भय के कारण, नक्सलियों के द्वारा जो हमारे क्षेत्र की भली भाली जनता है उसको उपयोग किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है अपने कामों के लिए। आपको बता दें कि जब से इस अभियान की शुरुआत हुई है, इसमें प्रशासन को काफी सफलता मिली है। कई ऐसे बड़े नक्सली कैडर हैं जिन्होंने नक्सल नीति की खोखली विचारधारा से तंग आकर समर्पण किया। कई ऐसे दंपत्ति हैं जिन्होंने पुलिस कप्तान के समक्ष समर्पण किया। आज शासन की तरफ से समर्पण नीति के तहत समर्पित नक्सलियों को मुख्य मार्ग से जोड़ने पर रोजगार मुहैया करवाया जाता है। इस समर्पण नीति से कई समर्पित नक्सली आज पुलिस की वर्दी में उन नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं जो नक्सल नीति को छोड़ना नहीं चाहते या ये कहें कि नक्सल नीति को ही सही मानते हैं। समर्पण कर चुके नक्सली चाहे महिला हो या पुरुष, आज सरकार की तरफ से उन्हें रोजगार देकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाया जा रहा है। मेरा नाम दुर्गेश उर्फ सुनील सोरी, मैं गंगालूर क्षेत्र का हूँ और इरमगुंडा निवासी का हूँ। मैं 2007 वही लास्ट महीना में मैं दला में भर्ती हुआ था। फिर 1 महीना रहने के बाद 2008 में मैं घायल हुआ था तरकेर घटना में। क्या हुआ था तरकेर घटना में? मुठभेड़ हुआ था पुलिस के साथ। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ था। वहाँ पर 6 पुलिस भी मरे गए हैं और हथियार भी हम उठा के ले गए हैं और अपने साथी भी नक्सलियों में भी 6 लोग मरे गए हैं इधर उधर बराबर। और वहाँ से मैं भी घायल हुआ था, मुझे भी साथी लोग उठा के लेके गए। और उसके बाद मेरा इलाज भी बहुत 1-1.5 साल तक चला है, लेकिन यहाँ ठीक नहीं हो रहा था, बाहर चला गया था। मैं 2015 से नक्सली से संगठन में जुड़ा हूँ। 2015 से? उस समय पढ़ते पढ़ते मेरे को मोटिवेशन किए नक्सल ने। मोटिवेशन करके मेरे को उधर मतलब ऐसी मोटिवेशन करके उधर ले गया मेरे नक्सली में। कौन से हथियार पकड़े थे? वहाँ पे शहीद डोकरा से था, एक डोकरा था। हाँ। उसके साथ डायरेक्ट से गनमैन दिया मेरे को। गनमैन? हाँ, उसके साथ AK-47।
इन समर्पित नक्सलियों की बात करें तो शासन की तरफ से इनके लिए एक हब तैयार किया गया है, जिसमें समर्पित नक्सली दुकान संचालित करते नजर आते हैं। महिलाओं के लिए सिलाई का काम हो या कढ़ाई का, इन दुकानों पर आपको महिलाएं सिलाई वगैरह करती नजर आएंगी, जो कभी नक्सलियों के कंधे से कंधा मिलाकर अपराधों को अंजाम देती थी। लेकिन आज वही नक्सली महिलाएं सिलाई बुनाई का काम करती नजर आ रही हैं। कई समर्पित नक्सली ऐसे भी हैं जो पुलिस बल में सहायक आरक्षक में भर्ती होकर आज टीआई रैंक तक पहुंच चुके हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। नक्सल संगठन में मैं बचपन से 2013 से वहाँ जाके भर्ती हो गया। हाँ। 9 साल वहाँ काम किया नक्सली में अंदर। कौन से एरिया में काम करते थे आप? कटेक आइलैंड में काम करता था। पहले पीएल में था और 2018 में एलजेस कमांडर में जिम्मेदारी दे दी। वहाँ पर था। कौन से हथियार पकड़ते थे? SLR पकड़ता। SLR। जी। किन किन बड़ी नक्सलियों के साथ काम कर चुके हैं आप? मैं नक्सली में 10 साल काम किए थे। कौन कौन सा हथियार पकड़ते थे आप? मैं पहले आते समय वहाँ नक्सली में जाते समय इंचार्ज 3 पकड़ा था। उसके बाद सेक्शन कमांडर होने के बाद इंचार्ज LMG पकड़ा था। जी। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल से मुख्य धारा से विमुख हो चुके लोग नक्सलवाद का साथ छोड़ विकास का हाथ धर रहे हैं और फिर से मुख्य धारा में लौट रहे हैं और अपने भविष्य को संवार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही अब एक बार फिर से चुनाव बहिष्कार का सिलसिला शुरू हो चुका है। बादलखोल वन अभयारण्य के बीच बसे 7 गांवों के ग्रामीणों ने बैठक की और बैठक के बाद उन्होंने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। दरअसल ये सभी ग्रामीण अभयारण्य क्षेत्र में होने की वजह से सड़क निर्माण में बार बार वन विभाग की आपत्ति लगाए जाने से नाराज है। इन सड़कों के नहीं बनने से ग्रामीण परेशान है और इस कारण से उन्होंने चुनाव बहिष्कार का फैसला किया है। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद से वो सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। आप लोग अगर विरोध नहीं करोगे तो पूरे रोड पे डस्ट डलवा दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की मांग को लेकर सत्तासीन भूपेश सरकार एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर आ गई है। पार्टी की महिला और युवा मोर्चा के पदाधिकारी मिलकर संयुक्त रूप से इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। 27 से 31 मई तक चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार के खिलाफत की जा रही है। इसी कड़ी में कोरबा शहर के अलग अलग शराब दुकान पहुंचकर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया है। शराबबंदी की मांग को लेकर बैनर पोस्टर के साथ भाजपा ने रैली निकाली है, फिर शराब दुकानों पर पहुंचकर उसे बंद कराया। इस दौरान उनकी तरफ से सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है, जिसका खामियाजा उन्हें आगामी चुनाव में जरूर भुगतना पड़ेगा। भूपेश तेरी तानाशाही नहीं होगा। कोरबा के कोतवाली थाना क्षेत्र राताखार स्थित हसदेव नदी में तैरते हुए एक युवती की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका की पहचान बुधवारी निवासी चांदनी चैरसिया के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक युवती अपने सहेली की शादी में जाने के लिए घर से निकली हुई थी, जिसके बाद वो लापता हो गई थी और सुबह उसकी लाश मिली। सुबह के समय जब स्थानीय लोगों ने नहाने के लिए हसदेव नदी पर पहुंचे, तब उन्होंने पानी में युवती की लाश को तैरते हुए देखा, जिसके बाद कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। फिलहाल अभी युवती की मौत के कारणों का पता नहीं चला है।
तो पानी में तैरते हुए युवती की लाश मिली है। बता दें, परिजनों का कहना है कि शादी के लिए निकली थी, अपनी सहेली की शादी के लिए निकली थी, उसके बाद से वो घर नहीं लौटी है। तलाश की जा रही थी, लेकिन ये शव सुबह सवेरे नदी में तैरती हुई मिली। बालोद जिले के गुरूर वन में लगातार एक हाथी घूमते नजर आ रहा है। यहां हाथी मंगचुवा इलाके में RF 36 वन क्षेत्र में मौजूद है। वहीं हाथी की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग द्वारा आसपास के तकरीबन 8 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बालोद में हाथियों का आतंक देखने को मिला है और हाथियों के आतंक के मद्देनजर आसपास के 8 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। तो हाथी घूमता हुआ नजर आया, कई दिनों से हाथी घूमता हुआ दिख रहा था। RF 36 वन क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है। हाथी को ढूंढने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जब से हाथी को घूमता हुआ देखा जा रहा था, तब से वन विभाग ने आसपास के 8 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। सरगुजा के लुंड्रा विकासखंड के लम गांव में एक अद्भुत संयोग वाला हनुमान मंदिर है। इसे लेकर लोग चमत्कार मानते हैं। नेशनल हाईवे पर बसे लम गांव में बजरंगबली का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को लेकर अद्भुत मान्यताएं हैं। लोग बताते हैं कि स्थापित बजरंगबली की प्रतिमा अपने आप में बढ़ती जाती है। इस अद्भुत चमत्कार के चर्चे भी अब तक दूर दूर तक पहुंच चुके हैं। यही वजह है कि लोग लम गांव में हनुमान जी के दर्शन को यहां पहुंचते हैं। एक ऐसी मंदिर जहां पे बजरंगबली की लगातार प्रतिमा जो है वो बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं हनुमान आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। वो 7 चिरंजीव में से एक हैं। राम भक्त महाबली हनुमान जी भक्त वत्सल हैं। सहज ही कृपा कर देते हैं। देश भर में भगवान बजरंगबली की कई मंदिर हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हनुमान जी का एक ऐसा ही मंदिर है जहां बजरंगबली की मूर्ति का कद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मंदिर के पुजारी रमाकांत तिवारी की माने तो आज से 80 साल पहले जब हनुमान जी के इस मंदिर की स्थापना हुई थी, तब तत्कालीन पुजारी ने हनुमान जी की 1 फीट की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी। उस वक्त एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की प्रतिमा दिखी थी। तब से उनकी वहीं पर पूजा अर्चना होने लगी। धीरे धीरे लोगों ने इस मंदिर को भव्य मंदिर बनवा दिया। उस वक्त जो हनुमान जी की 1 फीट की मूर्ति थी, वो आज बढ़कर 3.5 फीट की हो गई है। उस समय सिर्फ एक ही पेड़ था पाकर का, और भीमसेन बाबा के नाम से मंदिर प्रसिद्ध था। मतलब वो मंदिर नहीं था तो भीमसेन बाबा के नाम से जानते थे कि यहाँ भीमसेन डांड बोलते थे पहले। और उसके बाद में जब ये कोई आकाशवाणी हुआ, त्रिवेणी नाम का एक साधु आए थे, और वहाँ पे जब रहने लगे वो, तो उन्हीं के शिष्य ही जो अभी शंकर दास जो हैं, इनको 3 बार वहीं जो जहाँ पे वो आज उनका समाधि दिए हैं, वहीं पे वो 3 बार वो ज़मीन में समाधि ले रहे थे, अपना सिद्धि किए। सिद्धि करने के बाद में फिर ये मंदिर बना। और वो पेड़ को पहले चौतरा बना दिए थे, और चौतरा के बनाने के बाद वो पेड़ जब मर गया, उसके बाद उसको जहाँ पे आज हनुमान जी का मंदिर जो है ना, उतना ही में बड़ा पेड़ था, और वही पेड़ के नीचे हनुमान जी का स्थान था उस पूर्व साइड में। और उसके बाद खोद के वहीं पे मंदिर बनाए हैं। और आज जो इतना बड़ा मूर्ति दिख रहा है, तो वो मूर्ति लगभग 1.5 फीट का ही था। हम लोग के देखने में बने में 1.5-2 फीट का निकला था। इतने ही तक हम लोग जानते हैं। आज कितने फीट का हो चुका? आज तो अनुभव लगाते हैं तो कोई बोलते हैं 4 फीट का, कहते हैं 4.5 फीट का। कभी तो हमेशा बढ़ते जा रहा है। उनको कोई अनुमान ही नहीं लगा सकते ना, हनुमान जी कोई फीट बता ही नहीं सकता उसको। ये स्वयं प्रकट मूर्ति है। ये पेड़ से प्रकट हुई थी। पेड़ उसी जगह पर था जहाँ हनुमान जी की मूर्ति है अभी फिलहाल, उसी जगह पर निकली थी। यहाँ जो कोई भी अपनी मनोकामना लेके आते हैं, हनुमान जी को सुना जाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ रामायण पाठ 24 घंटा चलता है, अखंड ज्योति जलती है, और शनिवार को खिचड़ी का भंडारा होता है प्रत्येक शनिवार। ये मूर्ति कब से बढ़ रही है? क्या मान्यता है? ये मूर्ति निकले तो काफ़ी समय हो चुका।
लेकिन अपने आप बढ़ती है और अभी भी बढ़ रही है। ये कैसे मालूम होता है, जैसे जो लोग ज़्यादा दिन में दर्शन करने आते हैं उनको फर्क मालूम होता है। हनुमान जी की मूर्ति का बढ़ने का विज्ञान के समझ से परे है, लेकिन सनातन धर्म को मानने वाले लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं समझते। कलयुग में भगवान के होने का प्रमाण इसे माना जाता है। दूर दूर से भक्त बजरंगबली के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये मंदिर अंबिकापुर से 17 किलोमीटर दूर लामगांव में स्थित है, जिसका मुख्य द्वार आपको हाईवे पर से ही दिख जाएगा। इस द्वार से आप आगे बढ़ेंगे तो लगभग 2 किलोमीटर जाकर भगवान बजरंगबली का ये अद्भुत मंदिर स्थित है। और यहाँ हम लोग मंगलवार और शनिवार को आते हैं, मतलब 2 दिन मुख्य रूप से, बाकी आना जाना लगा रहता है, भक्त सब आते जाते रहते हैं और सबका आस्था है भगवान का। यहाँ स्वयं प्रगट बजरंगबली हैं, यहाँ कोई बनाया बनाया हुआ नहीं है, भगवान अपने से एक वृक्ष में पैदा लिए हैं, तो इन्हीं की सेवा में सब लगे हैं हम लोग। कलयुग में जागृत भगवानों में हनुमान जी गिने जाते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी नाम मात्र उच्चारण से अपने भक्तों का संकट हटने पहुंच जाते हैं, जिस कारण संकट मोचन हनुमान जी की इस मूर्ति में भारी भीड़ लगती है। रवि मिश्रा, इंडिया वॉइस, अंबिकापुर। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।